हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारासरी और आप देख रहे हैं डिकोड यूपीपीएससी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रेणी हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए उसके बारे में हमें ये जानना होता है कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की व्यापार कैसा था, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और वहाँ के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए क्या कर रहे थे। ये सब चीज़ें हमें इसमें जाननी होती हैं। तो मैंने पूरी सभ्यता में हो या फिर किसी राजवंश में हो, जैसे कि हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम किसी राजवंश पढ़ेंगे या फिर इसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तो इन सभ्यताओं में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और जहाँ से क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाता है या फिर कंसेप्चुअल और फैक्चुअल बेस पूछा जाता है, उनको मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए या फिर किसी भी राजवंश को पढ़ने के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने होंगे। जैसे हमें उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसका विस्तार, मतलब कि वो कहाँ से कहाँ तक था, उसमें नगर कौन कौन से थे, या फिर उसके शहर पढ़ने होंगे, लिपि, वहाँ की क्या लिपि लेखन शैली चलती थी, वो उसकी धर्म कैसा रहा होता था, या फिर आर्थिक स्थिति कैसी हुआ करती थी, सामाजिक स्थिति, सिक्के, शासन, यातायात, शिल्प, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो इनको हमने अभी यहाँ लिख लिया है, जिससे कि हम एक एक पॉइंट्स क्लियर करेंगे। और अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। उम्मीद करता हूँ कि यूपीपीसीएस हो, आरओएआरओ हो या फिर वनडे एग्जाम्स हो, एसएससी हो, किसी के भी हड़प्पा सभ्यता से आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। और इस चैप्टर के बाद, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन हड़प्पा सभ्यता का। चलो मैं इसको यहां लगा लेता हूं, इसको है हड़प्पा सभ्यता। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले इसका नाम रखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नाम क्या क्या है, इस सभ्यता को और क्या क्या बोलते हैं। पहला नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता, ठीक। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, इसे एक और नाम दिया गया है जो कि थोड़ा कम पता होता है लोगों को, इसे बोलते हैं सरस्वती सिंध सभ्यता, सिंध सभ्यता। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया है। किसी भी सभ्यता का नाम उसके सबसे पहले खोजे गए नगर के नाम पर रख दिया जाता है। जब 1853 में, यहां आप लिख लेंगे 1853 में सर्वप्रथम सबसे पहले इस सभ्यता की खोज जो हुई है वो 1853 में ए कनिंघम के खोज द्वारा एक सिक्का मिल गया था उन्हें, जिसपे एक सिक्का मिला जिसे हम प्रथम सिक्का भी बोल रहे हैं, जिसे हम प्रथम सिक्का बोल रहे हैं, प्रथम सिक्का। इस पे क्या था कि एक सींग वाले किसी जानवर की मूर्ति थी, एक सींग वाले जानवर की मूर्ति थी इस पे, और 6 अक्षर थे, 6 अक्षर। एक सींग वाला जानवर था कोई और उस पे 6 अक्षर थे। पर इन्होंने जब इनको जब ये सिक्का मिला तो इन्होंने इसकी वैल्यू नहीं समझी और सोचा अरे नॉर्मल है, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करी गई है। लेकिन उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहली बार हड़प्पा नगर खोजा गया। जब ये इसके खोज किसने करी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसकी खोज करी है दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, और ये करिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की ये खोज करी, ठीक है। तो हमने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। और ये जो पूरी सभ्यता है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच मिलकर बन रही है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ है। सैंधव, ये पॉइंट है सबसे पहले, इसके लिए इसके लोगों को सिंधन बोला जाता था। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो सैंधव है, सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी और उसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं, इनसे मिलकर जो पूरा नदी तंत्र बन रहा है, सिंधु नदी तंत्र, इस पूरे नदी तंत्र से
जो भी नदियां निकल रही हैं, इस नदी के ये जो इसके जो नगर मिले हैं ना, सभी इन नगरों के आसपास ही मिले हैं। इस नदी तंत्र के आसपास ही सारे नगर मिले हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और ये है सिंधव सभ्यता। इसका मतलब है कि यूनान के लोग, आप ये चीज नोट करते रहें, यूनान के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास उगाया था। सबसे पहले कपास, पहले कपास की खेती की। किसकी की? कपास की खेती। सबसे पहले कपास की खेती की, तो यूनान के लोग इन्हें सिंधन कहने लगे थे। क्या? सिंधन, जिससे इनका नाम सिंधव सभ्यता पड़ा। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, पॉइंट 1 याद हो गया, इंट्रो। इंट्रो में सबसे पहले याद रखेंगे इसके 4 नाम है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये लोग कहाँ के थे। तो अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊपर के एरिया के थे, यानी कि लगभग वैसे तो अगर देखा जाए तो ये क्लियर नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए थे या फिर कहाँ से प्रवास करके यहाँ आए थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक बुक में इसका जो दिया जाता है कि ये लोग जो थे वो भूमध्य सागरीय लोग थे। भूमध्य सागरीय या फिर द्राविड़ थे, यानी कि भारत के निचले हिस्से से, द्राविड़ नीचे दक्षिण वाले एरिया से आए थे। ठीक है। पॉइंट 2 रखते हैं विस्तार। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में एक चीज है जो कि टाइम पीरियड, इसको टाइम पीरियड को और लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से कहीं कहीं 1900 बीसी भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं 2400 से 1700 बीसी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप अगर 100-200 सालों पहले, तो इतना ज़्यादा पुराने एरिया में हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है इसका, लेकिन अगर हम 1900 साल को बोलें कि 1900 बीसी क्यों बोला जाता है, तो लगभग ये है कि इस सभ्यता के बड़े 2 नगर हड़प्पा और मोहनजोदारो 1900 बीसी के आसपास आते आते समाप्त हो गए थे, इसलिए इसके जो टाइम पीरियड है कुछ इतिहासकारों ने 2500 से 1900 बीसी रखा है। ठीक है। अब बात करते हैं विस्तार की। आइए अब हम बात करते हैं विस्तार की। यदि हम, ये भारत का नक्शा है, बहुत अच्छा नहीं बनाया मुझसे, पर ठीक है, जितना भी ऐसा बनाए ठीक। अब हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर मिले हैं वो कुछ इस शेप में मिले हैं। ये जो हमारा रेड रेड वाला है ये हमारे हड़प्पा नगर मिले हुए हैं जो भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है, इसका जो शेप माना जाता है, इसका जो शेप है, यानी कि जो हड़प्पा नगर जिस एरिया में बसे हुए हैं ये कुछ इस टाइप से माना जाता है कि ये त्रिभुजाकार आकृति में है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की आकृति देखें तो त्रिभुजाकार है। ठीक है। त्रिकोणीय जिसे बोलेंगे, त्रिभुजाकार। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर हम इसका विस्तार देखें तो इसका दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा, जो ये पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला, यानी कि आपको दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी, उत्तरी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, दक्षिणी और पश्चिमी। ठीक है। इन पर कौन से नगर बसे हुए हैं और ये नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उत्तरी पे है मांदा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। ये मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, तो मांदा, चिनाब। पूर्वी कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यहां पर आएगा मांदा समथिंग, यहां आएगा, ये आएगा पूर्वी, यानी कि ये आएगा हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है। यहां ये आएगा दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है, ये यूपी में है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये है दाइमाबाद। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी के किनारे है। ये पूर्वी हिस्सा हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर, J&K जम्मू कश्मीर, यानी कि मांदा, चिनाब, मांदा, चिनाब
और ये इधर का जो पश्चिमी एरिया है वो सुत कांगडोर, सुत कांगडोर दास्क नदी के किनारे है, ये दास्क नदी के किनारे है। और अगर हम इसका जिला पूछेंगे तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान जिला है इसका, पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, जो कि आज भारत में नहीं है, लेकिन ये उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। हिंडन, आलमगीरपुर, ये आपको चारों याद रखनी है। पश्चिम सुत कांगडोर दास्क नदी के किनारे, उत्तरी हिस्सा मांदा चिनाब नदी के किनारे, दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, और ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर। ठीक है, अन्य शहर भी हैं इसके कुछ, इसके लिए मैं आपको एक लास्ट में बता दूंगा कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, या फिर यहीं इसमें जगह थोड़ा कम है तो मैं आगे जाके बता दूंगा ये हड़प्पा। और उसकी हमें सबसे पहले ध्यान जो रखना है, अन्य शहर जो हैं वो हमें जो याद रखना है वो ये कि शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिपि की, इसे मैं मिटा देता हूं। अगर हम बात करें लिपि, तो यहाँ की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब है यहाँ कुछ लेखन से, लिपि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो लिपि का मतलब होता है लेखन या वर्ण, यानी कि अक्षर जो है कौन सी, जैसे आज की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। यदि हम बात करें प्रथम शताब्दी के आसपास की लिपि, तो हमारी भारत की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। आप अगर नोट कर लें तो कर लें, ब्राह्मी लिपि उस समय थी कौन सी, ब्राह्मी लिपि, प्रथम शताब्दी समथिंग, प्रथम शताब्दी। और आज की क्या है, देवनागरी। आज की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। लेकिन हड़प्पा सभ्यता कालीन, अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात देखेंगे तो भाव चित्रात्मक लिपि है, लेकिन इस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, यानी कि ये पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए। ये लिखा हुआ तो कुछ है लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहीं आप इस चीज को देखें कि ऐसे कौन से साक्ष्य थे, कौन सा इतिहास है जिसमें हमें लेखन के साक्ष्य तो मिल रहे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसे हम किस में रखते हैं, इसी कारण इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की सभ्यता किस काल में है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा, जिसमें हम लिपि तो है, कोई लिपि लिखी हुई है लेकिन उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इस लिपि की एक विशेषता है, उस विशेषता को याद रखें। आज की जो लिपि है, आपने देखा है मैं हर चीज को इधर से इधर लिख रहा हूं, यानी कि अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर लिख रहा हूं। ये जो है वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की लिखा जाता है, यानी कि दाएं से बाएं। ये ध्यान रखना है, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जा रही है, यानी कि इधर से ऐसे लिखी जाएगी ये। और जो आज की लिपि है देवनागरी, वो ऐसे लिखी जा रही है, यानी कि बाएं से दाएं। यहां पर इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो ठीक, आगे आते हैं धार्मिक विशेषताएं। अगर हम इसको आप नोट कर लें, धार्मिक विशेषताओं पे आते हैं। धार्मिक विशेषताओं पे अगर हम बात करेंगे, ये है नंबर 5, धार्मिक विशेषताएं। अगर हम धार्मिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं है, मंदिर या मस्जिद के कोई भी साक्ष्य, मंदिर के साक्ष्य नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी के समकालीन 2 सभ्यताएं और भी थीं, एक मिस्र की सभ्यता और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। अगर हम देखें मिस्र की सभ्यता, ये हमारा अगर वर्ल्ड मैप पे ये हमारा इंडिया रहेगा, तो यहाँ ईरान, इराक और थोड़ा सा हटके जो हमारा दक्षिण अफ्रीका आएगा, तो यहाँ पर एक नील नदी है। नील नदी के किनारे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के किनारे यहाँ पर जो थी वो मिस्र की सभ्यता थी। कौन सी? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे थे। और ईरान इराक की तरफ जो एक सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपको दोनों चीजें बता दूं, यहां पर मंदिर के अवशेष मिले हुए हैं, लेकिन यहां हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। लेकिन अगर हम धर्म की तरफ देखें तो हम ये नहीं बता सकते कि ये किस धर्म से बिलोंग करते थे।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम साक्ष्य मिले हैं उनको हम ध्यान देते हैं। क्या चीज़ें? जैसे यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, जो कि लगभग लगभग उम्मीद कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ यहाँ एग्जैक्ट नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्वास्तिक के चिन्ह की बात करें तो उम्मीद करते हैं कि ये सूर्य उपासना कर रहे होंगे, यानी कि भगवान सूर्य की पूजा करते होंगे उस समय, ठीक है। एक यहाँ पर एक मोहर मिली है, मोहर में एक आदमी बैठा हुआ है, यानी कि एक पुरुष देवता बैठे हुए हैं। उसके चारों ओर मोहनजोदारो से एक मोहर मिली है जिसके चारों ओर कुछ पशु हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये किसी पशुपतिनाथ की मूर्ति, जैसे कि आज जो भगवान शिव हैं उनकी पूजा करते होंगे, यानी कि पशुपतिनाथ की पूजा के साक्ष्य हम कह सकते हैं ऐसा। क्योंकि एक, मुझे देखो ठीक से नहीं बनेगा, पर एक मोहर बनाते हैं। ये एक मोहर है जिसमें पशुपतिनाथ बैठे हुए हैं, योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और एक पैर इनका टेढ़ा है, जैसे भगवान शिव बैठते हैं ऐसे ही। इसमें क्वेश्चन कभी को आया था कि इसमें कौन कौन से जानवर जो कि इस मोहर में थे, तो आप लिख लेंगे जो ये पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहर मिली हुई है, इस मोहर में एक हाथी है, एक शेर है, एक गैंडा है, एक भैंस है और 2 हिरन है। लिख लेंगे, मैं ठीक से नहीं लिख रहा हूं वरना बहुत टाइम लगेगा, पूरा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक हाथी, एक शेर, एक गैंडा, एक भैंस और 2 हिरन, पैर के नीचे हिरन, ठीक है। ये जो मूर्ति मिली हुई, ये जो मोहर मिली हुई है, उस मोहर में ये साक्ष्य है, ठीक है। और वृक्ष पूजा हो रही है यहाँ पर, ये लोग वृक्ष की पूजा करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम इसको पशुपतिनाथ की जैसे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें बैल नहीं है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार फंस जाता है कि इसमें बैल है, हम तुक्का मार के चले जाते हैं बैल होना चाहिए, लेकिन इसमें बैल की मूर्ति नहीं है। और ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। पूजा कहाँ से हो रही है? पशुपतिनाथ की जो पूजा के साक्ष्य मिले हैं वो, ये जो मोहर है वो मोहनजोदारो से मिली हुई है, मोहनजोदारो से, ठीक है। वृक्ष की पूजा हो रही है और यहां पर एक कुबड़ वाला सांड मिला है। क्या मिला है? कुबड़ वाला सांड, जिसे नंदी बोल रहे हैं, नंदी। नंदी अलग से मिले हैं, ना कि इस मोहर में मिली हुई है, उनकी आकृति मोहर में नहीं है, ठीक है। और एक दाढ़ी वाला पुजारी मिला है, दाढ़ी वाला पुजारी के साक्ष्य। ये कोई मूर्ति है जिसमें एक पुजारी है, इसकी दाढ़ी भी है। ये आपको मोहनजोदारो से मिली है। दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से। मैं फिर बता दूं आपको ध्यान ये रखना है कौन सी सिटी से, कौन से नगर से क्या चीज़, क्या साक्ष्य मिले हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करें आज की डेट में, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। हाँ, अगर हम धार्मिक विशेषताओं की बात करें तो आज की डेट में हिंदू मुस्लिम है, ठीक है। हिंदू सभी, जब इंसान खत्म हो जाता है तो उसे जलाते हैं, और मुस्लिम सभी उसे दफनाते हैं। लेकिन बात यह ध्यान रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे लोग क्या करते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में एक नगर है हड़प्पा और एक है मोहनजोदारो, या फिर मोहनजोदड़ो भी बोल रहे हैं इसे, ठीक है। इस पर तो मूवी आई हुई है, आप मूवी देख सकते हैं। हड़प्पा नगर में ये लोग सबों को दफना रहे हैं। यहां पर हड़प्पा नगर में लोगों को दफनाते के साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन मोहनजोदारो में जलाने के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदारो में जलाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। जब इंसान मर जाता है तो हड़प्पा के लोग उसे दफना रहे हैं और मोहनजोदारो के लोग हम उसे जला रहे हैं। लेकिन एक जगह ऐसा भी है जहां दोनों, मतलब कि कपल समाधि मिली हुई है, युग्म समाधि जिसे बोलते हैं, 2 लोग को एक साथ दफनाया गया है, युग्म समाधि। अगर बोलेंगे तो यह है लोथल। लोथल एक नगर का नाम है, लोथल एक नगर का नाम है। मैं अभी बात को मैप बनाकर सभी नगरों को एक बार आपको दर्शा दूंगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला ये चीज ध्यान रखना है, समाधान कैसे करना है। यहां एक इंपॉर्टेंट डाल लेना, समाधान। अगर समाधान इसका हम करेंगे तो कैसे करेंगे? जब इंसान मर गया तो हड़प्पा में उसे दफना देंगे, मोहनजोदारो जो नगर है उसमें जला देंगे। लेकिन युग्म समाधियां कहीं कहीं लोथल में मिली हुई हैं। लोथल का मतलब है एक नगर है जहां पर
दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, इससे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि कहीं भी कहाँ इनका कैसा धर्म है। ना इनको हिंदू बता सकते हैं, ना इन्हें मुस्लिम बता सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो धर्म है ओवरऑल इनको बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म बहुआयामी था। बहुआयामी मतलब क्लियर नहीं कर सकते हम, यानी कि बहुत सारे मतलब कुछ लोग दफना भी रहे हैं, कुछ लोग जला भी रहे हैं, तो हम क्लियर नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये है। हम इन्हें क्लियर कर सकते थे हम यदि हम इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ सकते थे। तो यदि हम इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ लेते तो हम ये पूरे सभ्यता के बारे में बता सकते थे, लेकिन हम आज तक इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम इनके धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा विवेचना नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर हम अर्थव्यवस्था पर देखेंगे, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, यानी कि आर्थिक स्थिति क्या थी, अगर हम ये पॉइंट करें आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक हो गया, आर्थिक में व्यापार, इनका व्यापार क्या था, कृषि क्या था, और ये पशुपालन कर रहे थे। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं पशु, यानी कि ये पशुपालन में क्या कर रहे थे, पशुओं को कौन कौन से पशुओं को पाल रहे थे, कौन कौन से को नहीं पाल रहे थे। पहला ये बैल, भैंस, बकरी और भेड़ और सूअर भी लिख सकते हैं, सूअर को ये लोग पाल रहे थे। लेकिन मैं बता दूं, यहां पर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है वनडे एग्जाम्स में कि कौन सा ऐसा पशु है जिसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। मतलब किस पशु के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, किस पशु के बारे में हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। तो हम बात करेंगे घोड़ा। आपको मैं क्लियर बता दूं, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि घोड़ा जब इस एरिया में आएगा तो लास्ट में सुदगोड़ा में आएगा, लगभग 1700 BC में। तब तक हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुकी होगी। तो फिर हम अगर देखेंगे, अगर हम ठीक से देखें तो घोड़ा के बारे में हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। ठीक है, पहली चीज हो गई। कृषि की बात करें, अगर हम कृषि की बात करें तो इनका जो मुख्य अनाज है वो गेहूं है और जौ है। गेहूं और जौ को ये लोग उगाते हैं। और अगर हम कृषि के बारे में और ज़्यादा बात करें तो कृषि, इनका जो उन्नत कृषि बोलेंगे, इनकी कृषि जो है अच्छी कृषि में आएगा, क्योंकि ये लोग इतना अपना अनाज उगा लेते थे कि इसे बाद में आकर हमें इसे स्टोर करना पड़ता था। देखो, जब हमारे पास कृषि है, 5 किलो की हमें ज़रूरत है और 5 किलो ही हम कमा पा रहे हैं, तो हम वहाँ स्टोर करने की जगह की व्यवस्था क्यों करेंगे। यदि हम 5 किलो ही हम उगा पा रहे हैं और 5 किलो हमें खाना ही है, तो हम वहाँ स्टोर करने की व्यवस्था नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत बड़े 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 अन्नागार मिले हैं, यानी कि जिसे हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, अन्नागार, जहाँ पर गेहूं, जौ, अनाज को रखा जाता है, और बहुत बड़े बड़े मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ की जो कृषि थी वो उन्नत थी, बहुत अच्छी विकसित कृषि थी। ठीक है, अन्नागार, और सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। आपको मैं बता दूं, आपको जो नगर ऐसे याद नहीं रखने हैं, मैं सारे नगरों को एक बार में लिखकर, सभी नगरों को एक बार में लिखकर और उनसे क्या क्या मिला है ये आपको लिखकर एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं वीडियो के सबसे अंत में डाल दूंगा। ठीक है, अगर हम व्यापार की बात करें, तो ये अभी आर्थिक स्थिति ही चल रही है। व्यापार, इसमें व्यापार कैसा रहा होगा, व्यापार, अब देखो, व्यापार जो है देसी और विदेशी दोनों ही टाइप से है। यहाँ पर देसी का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगर से दूसरे नगर में भी व्यापार हो रहा है, और हड़प्पा सभ्यता का उसके जो पड़ोसी सभ्यताएं, जैसे मैंने बोला था मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इन सभ्यताओं से भी इनका व्यापार चल रहा है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि इन सभ्यताओं से भी इनका व्यापार चल रहा है, तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ होंगी ये। पहला, मेसोपोटामिया में एक अभिलेख में, मेसोपोटामिया के एक अभिलेख से
हड़प्पा सभ्यता के लिए जो मेलुआ शब्द का यूज किया गया है, मेलुआ, मेलुहा, आप ध्यान रखें ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मेलुआ शब्द किन के लिए इंडिकेट करता है, तो ये हड़प्पन लोगों के लिए है, ठीक है। मेलुआ शब्द किसके लिए है? हड़प्पन लोगों के लिए। और किसने बोला है? मेसोपोटामिया के लोगों ने, ठीक है। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख से मेलुआ शब्द का पता चला है कि मेलुआ शब्द किसके लिए है? हड़प्पन लोगों के लिए है, ठीक है। व्यापार, अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की चीजें किस किस चीज से कहां से क्या मंगाया जाता था, तो इसके लिए हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहां पर मोहनजोदारो में एक कांसे की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो कहां से क्या मंगाया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेंगे इसके लिए। ये है देश अगर हम बोल देंगे, और ये है जगह, यानी कि सोना, चांदी और टिन। सोना, चांदी, टिन ईरान और अफगानिस्तान, AFG यानी कि अफगानिस्तान। चांदी भी ईरान और अफगानिस्तान, टिन भी ईरान और अफगानिस्तान। यदि मैं बात करूं, देखो अगर अब मैं ठीक से एक चीज़ आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखो अगर हमारा ये भारत है, ठीक है, एक आइडिया लगा लेना, ये भारत है, तो यहां पर तो हमारा है हिमालय। अगर हमारी ये सभ्यता यहां पर है तो देखो इस साइड में है समुद्र और इस साइड में है हिमालय, तो कभी भी ट्रेड जो होगा, जो व्यापार होगा, वो इस साइड नहीं हो सकता। यहां समुद्र है तो इस साइड भी नहीं हो सकता। तो सीधी बात है, या तो व्यापार इस तरह से होगा या व्यापार इधर से होगा। इधर क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये क्या है? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत अगर हम साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया इधर लिखना है। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया से क्या मिल रहा है? बहुमूल्य पत्थर यहां से मिल रहे हैं, बहुमूल्य पत्थर, ठीक है। और यदि हम बात करें ऊपर, ईरान और अफगानिस्तान से सोना, चांदी, टिन मिल रहा है। अब इसके जस्ट पड़ोस में यहां पर भी ये भी तो है, यानी कि ये क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान से क्या मिल रहा है? राजस्थान में एक है खेतड़ी, ठीक है, यहां से मिल रहा है तांबा। जब ये ट्रेड कर रहे हैं तो सोना जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से लेकर आ रहा है, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, टिन ईरान अफगानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर साउथ इंडिया, यानी कि जो हो सकता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र एरिया से आ रहा हो, खेतड़ी से तांबा आ रहा है, और क्या था इसमें? तांबा राजस्थान से आ रहा है, बहुमूल्य पत्थर साउथ इंडिया से आ रहा है, दो रह गए। इधर से सबसे पहले एक आएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो ईरान, इराक वाला जो एरिया है वहां से आ रहा है आपका मेसोपोटामिया से लाजवर्थ, ठीक है। और यदि हम बात करें तो ईरान से सीसा कहां से आ रहा है? ईरान से, ठीक है। आप इसके नोट्स बना लें, अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, आप इसके नोट्स बना लें, बहुत अच्छे रहेगा। पूरा हड़प्पा सभ्यता यहां से क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट ध्यान रखना है, पूरा करा रहा हूं, एक भी पॉइंट इससे बाहर नहीं जाना है। बाकी आप आगे करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे करा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर हम बात करें व्यापार हमारा ये है, हाँ, व्यापार में सबसे पहले जो है, अगर हम व्यापार जा रहे हैं व्यापार करने, तो व्यापार करेंगे किससे? उसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि इसकी जो इकाई है, यहां पर इसकी जो मोहर है, या फिर हम बोलेंगे जो आदान प्रदान के लिए से हम कुछ वहां से लेके आएंगे तो देंगे क्या? उसके लिए हमारे पास एक मोहर है, जो कि हड़प्पन मोहर बोलेंगे उसे। उसमें एक श्रृंगी पशु है, एक सींग वाला पशु बोलेंगे जैसे हम, ठीक है, एक सींग वाला पशु की मोहर है जो कि हड़प्पा सभ्यता के लिए चलती है। और हाँ, ये पता कैसे चलेगा कि हमारा ट्रेड मेसोपोटामिया भी हो रहा है, मिस्र में भी हो रहा है? तो ये पता ऐसे चलेगा कि यहाँ की मोहर, जैसे मान लो हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और एक ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो यहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ मिलेंगी और यहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ मिलेंगी, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। या फिर यहाँ के लोग इधर जाते थे, इधर के लोग इधर, यानी कि यहाँ से जो मोहरें हैं वो इधर आके मिली हैं और यहाँ की मोहरें यहाँ मिली हैं। और यहाँ का एक अभिलेख मिला है जिस पर मेलुआ लिखा हुआ है, मेलुआ, और जो किसके लिए लिखा हुआ है? हड़प्पन लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं पार्ट 2 सेकंड वीडियो दूसरी बना दूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सामाजिक जीवन से और सिक्के, शासन, यथाविध व्यवस्था आगे, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में डालूंगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, आप देखें पूरी वीडियो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको जो भी हड़प्पा सभ्यता का सवाल आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।